बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, बात करेंगे PP52 सियालकोट समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। ज़िमनी इलेक्शन के नतायज के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद वड़ायत नून लीग से मैदान मार चुकी हैं और नून लीग का इसके ऊपर कहना है कि ये नून लीग की अवामी मकबूलियत का वाज़िया सबूत है ये इलेक्शन जीतना, ज़िमनी इलेक्शन जीतना। और इसके मुकाबले में फ़ाखर निशात गुम्मन साहब जो है यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, ये इलेक्शन हार चुके हैं। और इस पूरे मामले के ऊपर अब एक मरतबा फिर जो है वो PTI की जानब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर धांधली हुई है। और दूसरी जानब नून लीग का ये कहना है कि ये अवामी मकबूलियत का वाज़िया सबूत है। जो काम पंजाब में किए इन्होंने तकरीबन 1.5 साल में या जितना भी टाइम इस वक्त गुजरा है उसके ये समरात उनको मिल रहे हैं, इसी वजह से ये इलेक्शन यहाँ पर जीते हैं। इस पूरे मामले के ऊपर बात कर लेते हैं। वहाँ से मौजूद हैं राव खालिद अहमद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनसे भी बात करेंगे। वेलकम राव साहब, प्रोग्राम में कहते हैं आपको। उज़मा कारदार साहिबा, मेंबर पंजाब असम्बली और नून लीग से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम वेलकम प्रोग्राम में। जहांगीर हुसैन बारा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वेलकम बारा साहब प्रोग्राम में। सबसे पहले जो है वो इस मामले के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तीसरी जमात है, इनसे बात कर लेते हैं। राव साहब, क्या कहेंगे आप इस इलेक्शन के ऊपर? नून लीग वाज़िया तौर पर जीत चुकी है, इसके ऊपर वो कहते हैं जी अवामी मकबूलियत है। ये मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है वो आप जहन में रखें, इलेक्शन जीता जाता है अवामी मकबूलियत से। इलेक्शन डिप्टी कमिश्नर की मदद से जीतना, उसके बाद अरबों के फ़ंड लगाकर जीतना, वहाँ पे इंतज़ामिया को पूरी के साथ मिलाकर जीतना, इस तरह इलेक्शन जीतने का मज़ा नहीं आता। आप इलेक्शन लड़ें, मैदान खुला है, उसमें इलेक्शन देखिए, इलेक्शन होता है इसलिए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे अपना जो है इलेक्शन लड़ा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने वहाँ पे आप अरबों रुपए के फंड्स और इतने इतने बड़े फ्लेक्सेस लगाए कि आप अंदाज़ा करें कि इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जो है बाद में एक यानी कि एक्शन लेना शुरू किया। और जब डिप्टी कमिश्नर को बदला गया तो मुझे ये बताएं कि जब जो इलेक्शन का शेड्यूल जो है अनाउंस हो जाता है तो कहाँ पे ये होता है कि उस वक्त जो है डिप्टी कमिश्नर को बदला जाए या इंतज़ामिया को चेंज कर दिया जाए। ये इसी हुकूमत में ये हुआ है और ये हुकूमत जो है इस तरह इलेक्शन जीतेगी नहीं। तो आप समझते हैं कि ये यहाँ पर धांधली और जो नून लीग ने जो है पंजाब की जो हुकूमत है उन्होंने जो काम किए हैं, आप समझते हैं कि वो काम या उनकी जो है वो ये यहाँ पर अवामी हमायत जो है वो नहीं अभी बनी पंजाब में, तो ये आप समझते हैं कि यहाँ पर धांधली हुई है? देखिए, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, धांधली का नाम दे दें, उसके बाद इंतज़ामिया के ज़रिए इलेक्शन जीतना या कुछ भी कह लें, इसको आप क्या कहेंगे? मैं इसको चलिए धांधली नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे इसको? इसका नाम धांधली ही होता है। देखिए, जब आप ज़ोर ज़बरदस्ती से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे, लेकिन आप देखें ना कि 78,419 हिना अरशद वड़ायत के जो है वो वोट हैं, और अगर इसकी बात कर लें फ़ाखर निशात गुम्मन की PTI से 40,000 से, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। धांधली 19-20 हो सकती है, 1 और 20 कैसे धांधली हो सकती है? ये आपका ख्याल है। यहाँ पे तो धांधले भी होते रहे और इसी तरह होते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है शायद, या आप इतने भोले बन रहे हैं, तो मैं ये क्या कह सकता हूँ इस बारे में। हालांकि मैंने तो आपको डाटा आपके सामने रखा है। हालांकि आप इतने भोले नहीं है, आपको मालूम है कि ये 40,000 कैसे हुए और वो जो है जो 70,000 73,000 वो कैसे हुए, ये सारा आपको इल्म है इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। यहाँ पर चूँकि अपोजिशन में जो PTI से भी बात कर लेते, फिर उज़मा कारदार साहब की तरफ आएंगे। बारा साहब, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मियां नवीद साहब। मैं कहता हूँ कि ये 2024 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें जब इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने पूरी तरह इसको मैनिपुलेट किया था। इन सब हालात के बावजूद जब PTI जीत गई तो फिर फार्म 45 के ऊपर फार्म 47 लाकर जिस तरह ये हुकूमत बनाई गई और जिस तरह ये सारा कुछ किया गया, अब चूँकि उन्हें अंदाज़ा था कि अगर फार्म 45 और फेयर इलेक्शन करवा दिया तो फिर भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो इन्होंने ये क्या किया कि डायरेक्टली जो है ना फार्म 45 के ऊपर ही हमला किया और उसके ज़रिए से जिस तरह किया गया। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हमारी लाहौर की टीम एक थी, नश्तर टाउन के हमारे सदर, वो एक पोलिंग स्टेशन है लिदर, वहाँ पे बतौर इंचार्ज थे और वहाँ पे हमारी जो टीम बतौर वहाँ पे पोलिंग एजेंट और बाहर काम कर रही थी।
तो वहाँ पे उस पोलिंग स्टेशन का टोटल वोट जो है ना वो तकरीबन 1300 कुछ वोट है, 60-70 वोट हैं टोटल। अब देखें मज़े की बात यह है कि जनरल इलेक्शन में वहाँ पे वोट्स कास्ट हुआ है 750 और इस इलेक्शन में वहाँ पे वोट कास्ट हुआ है 1300 वोट कास्ट हुआ है। और उस 1300 वोट जो कास्ट हुआ है उसमें से देखिए 1000 और कुछ वोट जो है ना वो नून लीग की जो कैंडिडेट थी उसको डलवा दिया गया। और किस तरह डलवाया गया कि वहाँ पे पोलिंग एजेंट को पकड़ के 4 बजे SHO आता है और उन्हें पकड़ के बाहर निकाल देता है। उसके बाद वहाँ पे डायरेक्टली पुलिस अपनी मर्ज़ी से मोहरें लगाती हैं, बाहर एहतजाज हो रहा है और ये सारी चीज़ें आपका मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए। समड़ियाल की बात कर रहे हैं, मैं समड़ियाल के हल्के की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में। तो इस तरह वो इलेक्शन लड़ा गया है। और अभी जिस तरह रौसा भी कह रहे सबूत थे हैं आपके कि पास, इसकी आप धांधली के इल्जाम मैं लगा कह रहा हूँ कि सबूत हैं। सबसे बड़ा जो सबूत है इनके अलाई जो हैं पीपल पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो ये समझ लें कि नून लीग के मुंह के ऊपर वो तमाचा है और ये एक इनको निशानजदा कर दिया गया है कि देखें कि वहाँ पे आप लोगों ने किस तरह धांधली की और किस तरह वहाँ पे डाका डालकर ये इलेक्शन जो है ना वो जीता गया है। बेसिकली ये इलेक्शन 2024 में भी वहाँ से जो है हमारे उम्मीदवार फ़ाखर साहब जो थे वो जीते थे, लेकिन उस वक्त फार्म 47 के ज़रिए किया गया। इस मरतबा इन्होंने डायरेक्टली जो फार्म 45 को कंट्रोल करके वहाँ के प्रिजाइडिंग अफसरों को उठाया गया, वहाँ पे पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। और जब इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इलेक्शन हम हार रहे हैं तो उसके बाद 3-4 बजे के बाद इन्होंने वहाँ पे सारे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर पूरी तरह धावा बोला और वहाँ से अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट हासिल किए। मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ होने के बावजूद चलो कम अज़ कम ये एक फेयर इलेक्शन करवा देते। और इसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है मियाँ साहब कि इलेक्शन कमीशन, मौजूदा इलेक्शन कमीशन वो इस वक्त चूँकि इनके बतौर सिक्योरिटी है और जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो भी इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो भी कुछ हो रहा है ये सारे का सारा मेन इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया जा रहा है। और अफसोस इस बात का है कि इस कौम के ऊपर ये जिस तरह इनको पहले 2024 के इलेक्शन में मुसल्लत किया गया, इसी तरह इस इलेक्शन में भी पूरी तरह धांधली करके इन लोगों को वहाँ पे ये इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। जवाब ले लेते हैं इसके ऊपर, नून लीग से उज़मा कारदार साहबा से जवाब ले लेते हैं। मैडम यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बात एक साइड पे कर दें, चलो वो इल्ज़ाम पहले भी लगा रहे हैं, अब फिर उनका इल्ज़ाम सामने के धांधली का, लेकिन आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्होंने वो सीधा स्ट्रेट कह रहे हैं जी धांधली हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे बड़ी हमदर्दी है आपके मेहमानों से। ज़ाहिर है जब आप इलेक्शन हारते हैं तो गमज़दा होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कुछ मामला मेरे इर्द गिर्द यही चल रहा है आज। जो पीपल्स पार्टी के जो हमारे मेहमान हैं, मैं पहले तो उनका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुबारक भी दी आपको, और ये मुबारक देने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। देखें जो इनकी 2024 में जो इनके वोट आए थे, आप इनसे पूछ रहे हैं, गालिबन वो मेरे ख्याल में 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। तो अगर इस दफ़ा इनके तकरीबन 6,000 आए हैं तो खुश आइंद बात है कि इन्होंने अपने यूनियन काउंसिल से ज़रा और वोट निकलवा लिए हैं। हम दुआ गो हैं कि अगली इलेक्शन में शायद इनके 7,000 आ जाएं, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिल्कुल समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का हक बनता है। वो चूँकि पंजाब में बिल्कुल इस वक्त उनकी कोई बेस नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नज़र नहीं आता है, तो वो फिर जब थोड़ा सा भी इंक्रीज़ होता है तो वो समझते हैं कि जी बड़ा कोई मार्का मारा है हमने। अब मैं मेरे जो PTI के भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगी, देखें अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल दें, क्योंकि वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट जो है लोग अब बोर हो गए हैं उसको सुन। उन्होंने कहा दावा बोल दिया गया, वही देखे ना, वही रोना, वही धोना, वही कहानी। अब मैं 2-3 बातें सिर्फ आपको मैं बताना चाह रही हूँ। एक तो नंबर 1, 2024 में जो इनका वोट बैंक था वो भी तकरीबन इतना ही था जितना उस वक़्त निकला है, वो अब भी निकल आया है। अब हमारे ये सीट तो हमारी थी, वड़ाइद साहब की डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन हुआ है, तो 8,000 वोटों से वो 2024 में जीते थे। अब उनकी बेटी ने ये कंटेस्ट किया है।
आप ये देखें कि पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा ने पूरा, उनको 1 साल हो गया है जो उन्होंने पंजाब के लोगों की खिदमत सुबह से लेकर रात तक की है, और जो उन्होंने अपने इनिशिएटिव्स और अपने प्रोजेक्ट्स, आप कहें तो आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आप हिम्मत कार्ड देख लें, आप किसान कार्ड देख लें, आप क्लिनिक ऑन व्हील्स देख लें, आप मेरा घर मेरी छत देख लें, आप होनहार तालिब इल्म देख लें, आप लैपटॉप स्कीम देख लें, आप इलेक्ट्रिक बाइक्स देख लें, मतलब मैं आपको धीरानी देख लें, यानी कि एक लंबी लिस्ट है। और ये वो पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, सारे हस्पताल, DHQs, आपके हेल्थ यूनिट्स, फ्री वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं, ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, रीवैम्प हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आवाम को पहुँचा है। 700 सड़कें, 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं पंजाब में। आपको पता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, बड़े या छोटे में निकल जाएं, आपको वो आप एक ज़बरदस्त कार्पेटेड वहाँ पे सड़क मिलती है और आप 3-4 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाते हैं, चाहे वो DG खान हो, चाहे रहीम यार खान हो। ये सारी बातें जो हैं, इससे लोगों की ज़िंदगी में क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आई है, उनकी ज़िंदगी में इतनी बेहतरी आई है कि वो अब कारकर्दगी जिसका लोहा मनवा लिया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, ये उसका वोट उनको पड़ा है। लोग निकले हैं, हमारे जो सपोर्टर्स थे और वोटर्स थे वो निकले हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पंजाब का नक्शा बदल रहा है, पंजाब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और उनको ये भी नज़र आ रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा पहली दफ़ा टैक्स पेयर पे लग रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना ज़रा ज़हन में रखने वाली हैं। और अभी तो ये साल गुजरा है ना, आप इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब 5 साल का टेन्योर मुकम्मल होगा तो पंजाब जो है उसका बिल्कुल नक्शा बदल चुका होगा, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। अब अगर यही इनके वसीम अकरम प्लस कर देते तो शायद इनको इतनी खिफत ना उठानी पड़ती, शायद इनकी हुकूमत भी ना जाती, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की और सारे इनको सियासी तौर पे छोड़ गए, जिसकी वजह से इनको हुकूमत से भी हाथ धोने पड़े। तो अब मेरा ये मशवरा है कि ये कोई डस्का का इलेक्शन नहीं था जहाँ धुंध छा गई थी। हम उस तरह के काम नहीं किया करते हैं जहाँ पे फायरिंग करके आप हमारे वोटर सपोर्टर को आपने डरा के भगा दिया था, वो वक्त याद कर लें। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बिलीव करते हैं, हम जमहूरी जमात हैं। अगर लोग आपके तो उतने ही निकले, ये जो कारकर्दगी का वोट है, अब इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो लोगों ने एतमाद का वोट, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो मोहब्बत भी करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, ये इसके ऊपर ले लेते हैं जवाब कि इतने ज़्यादा जो है मनसूबे शुरू किए जा चुके हैं। बारा साहब काफ़ी मनसूबे उज़मा कारदार साहबा ने यहाँ पर गिनवा दिए हैं, तो इसके ऊपर ज़ाहिर अब इतने ज़्यादा मनसूबे, 12,000 जो है वो सड़कें किलोमीटर 12,000 किलोमीटर सड़कें, पेरीफ्री में 10 इलाकों में सड़कें, तो इस तरह के मनसूबा जात शुरू करने से ज़ाहिर है अब उनकी अवामी मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रही है। तो इसके ऊपर आप क्यों नहीं मानते, आप फिर धांधली की तरफ जा रहे हैं? आप वसीम अकरम प्लस का उन्होंने कहा जी, वो अगर कर देते तो शायद आज फिर आप पंजाब में होते। देखिए जी, मैं जब मरियम नवाज शरीफ को हम सुनते हैं ना, तो वो अब कह रही होती है कि देखें मैं वो वाहिद वज़ीर आला हूँ कि जिसने पंजाब का नक्शा बदल दिया। मैं उन्हें याद करवाना चाहता हूँ कि नक्शा तो 1985 से शुरू हुआ था, जब मियाँ नवाज शरीफ 2 मरतबा ये वज़ीर आला रहे हैं, फिर 2-3 मरतबा जो है शहबाज शरीफ साहब भी रहे हैं। अच्छा, ये उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी पानी फेर देती हैं, और ये चूँकि सोलो फ्लाई कर रही हैं इस वक्त, इनका डायरेक्ट ये समझ लें कि ऊपर राब्ते हैं, और जिसकी वजह से ये इस वक्त पंजाब के अंदर ये जो ड्रामेबाजी चल रही है। रही बात, आज आप जाके चेक कर लें कि किसान रो रहा है। नदीम अफजल चंद साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो निकाल के देखें, जिसमें कह रहा है कि हमारी गंदम जो है ना, हमारे साथ धोखा किया गया कि हमने गंदम की बुआई की, वो हमसे नहीं खरीदी गई। चावल की जो फसल थी उसको हमें उसका रिवार्ड नहीं दिया गया। ये सारी की सारी ये कारकर्दगी एक मसनूई अपने तौर पे खुद मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि जी हमने बहुत कुछ किया। रही बात सड़कों की, तो यही तो इनका हमेशा से ये रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमीशन और सबसे ज़्यादा करप्शन की जाती है। तो अगर कैंसर अस्पताल के बड़ा मैं कह रहा हूँ कि आप चले जाएं ना किसी अस्पताल में, चलो मैं कहता हूँ अस्पताल बनाए हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ बेचारे के लिए भी एक हॉस्पिटल बना देते। वो तो कल परसों गए हैं लंदन में अपना इलाज करवाने के लिए। यानी आप जब अपने लीडर के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बना सके पूरे 40 साल के अंदर, तो अब लोगों के लिए क्या ये करेंगे? बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी ड्रामेबाजी है, ये कुछ भी नहीं है।
अवामी मकबूलियत जो है ना इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के पास है, और पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मकबूलियत के अंदर मौजूद है। ये कोई भी फेयर इलेक्शन करवाएंगे तो ये समझ लें कि कुछ भी नहीं किसी को मिलेगा। रही बात ये बार बार जो इस बात पे कहती हैं कि जी वहाँ पे हमने ये फेयर इलेक्शन करवाया है, तो इलेक्शन कमीशन आपका पहले दिन से जो है ना वो पार्टी बना हुआ है, वो तो नून लीग की भी टीम है सारी की सारी। और जिस तरह ये मियां नवाज शरीफ को लेकर आए और जिस तरह ये उनको रिलीफ दिया गया अदालतों की तरफ से सारा कुछ नहीं किया तो फिर गया, आप इलेक्शन का बाइकाट कर देते अगर आपको अंदाजा था कि इस तरह सारा कुछ होना है, देखें बाइकाट कर देते ये आप। इनकी खाम ख्याली है कि हम बाइकाट करने वाले लोग नहीं हैं, हम मुकाबला करने वाले लोग हैं। और देखें जिस हालात में 2024 के अंदर हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, 135 निशान हमें दे दिए गए और कंपेन नहीं करने दी गई, हर किस्म के फस्तायत के जो हथकंडे थे इस्तेमाल किए गए, इनके सब के बावजूद हमने इलेक्शन लड़ा था। और वो इलेक्शन तारीख का एक ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें हमने 200 सीटें हासिल की हैं। ये तो 17 सीटों वाली पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में बैठी हुई है और जिनके मरहून मिन्नत बैठी हुई है, ये भी सबको पता है। 2018 के अगर इलेक्शन की बात करें बारा साहब, आपके ऊपर यही इल्जाम है कि आपने भी उस वक्त धांधली की, यही इल्जाम आपके ऊपर है। देखिए मियाँ साहब, 2018 के इलेक्शन हमने तो इनको उस वक्त ऑफ़र की थी ना, आएँ आप निकालें करवाएं जी, जहाँ पे आप चाहते हैं रिकाउंटिंग करवा लें, कोई भी हल्का खुलवाना चाहते हैं खुलवा लें। तो ये तो पिछले ये साल सवा साल जो गुजर गया है, हमारी पिटीशनें आज तक वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये इसका सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है और ये धांधली के जरिए अपने आप बिल्कुल ठीक है बारा साहब, यहाँ के ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक ले लेते हैं जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़िमनी इलेक्शन PP 52 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो जीता गया, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं राव खालिद साहब से सवाल पूछूंगा कि राव साहब क्या वजह है कि पंजाब के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बतदरीज कम होता दिखाई दे रहा है, बल्कि ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। एक दौर था कि आपने भी जो है वो पंजाब के अंदर सीटें जीती हुई हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात मैं करना चाहूँगा, जो हमारी बहन ने भी अभी बात की कि डस्का के इलेक्शन की बात की इन्होंने। चाहे डस्का का इलेक्शन हो या ये जो इलेक्शन अब जो कल हुआ है परसों, या साल 2018 का हो या 2018 का साल हो, जी कोई भी इलेक्शन जो है ना वो अगर फेयर एंड फ्री हो तो फिर जिस जमात को भी अक्सरियत मिले उसको जो है हुकूमत मिलनी चाहिए। और धांधली के ज़रिए जो है इलेक्शन जीतना ये कोई अच्छी ना तो रवायत है, ना ही इससे कोई अच्छी सियासत जो है पनप सकती है। अब इस इलेक्शन की हम अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल मेरी बहन ने जैसे कहा कि ये बिल्कुल फेयर और फ्री था, बिल्कुल मैं इस बात को एग्री करूंगा इनके साथ कि ये 12 बजे तक फेयर था और 12 बजे के बाद ये बिल्कुल फ्री था। फिर उसके बाद कोई रोक टोक नहीं थी। मलका वाली हो चाहे मित्रा वाली हो या दीगर मुकामात हो, वहाँ पे पुलिस के ज़रिए जो बदमाशी की गई, जो वहाँ पे जो है बैलेट बक्स उठाए गए और जिस तरीके से वहाँ पे जो है ये वोट डाले गए, ये बिल्कुल आज़ादाना जो है वोट डाले गए थे। तो इसलिए ये इस तरह का फेयर एंड फ्री नहीं चाहिए। ठीक हो गया, इसके ऊपर तो हम बात कर ली, आपके वोट बैंक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। वोट बैंक की बात साहब की जानब से कहा गया कि जी नून लीग की वजह से आपको वोट कम पड़े हैं, कहीं ये वजह तो नहीं कि आप इनके साथ इत्तेहादी हैं और आपका वोट बैंक कम हो रहा है? देखिए, जब आप किसी के साथ अलाई होते हैं ना जी, तो उसके गुनाह भी आपके खाते में ज़रूर डलते हैं। तो हमें जो है इनके साथी होने की जो है ना सज़ा बिल्कुल मिल रही है और मिलेगी भी, और आइंदा भी उम्मीद है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना वोट बैंक जो है यहाँ पे जो पंजाब में उसको बेहतर कर सकें। और आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पे इस तरीके से ये धांधली ना करते तो हमारे वोट इतने ना होते जितने इन्होंने अब इस दफ़ा हुए हैं, इससे कहीं ज़्यादा होते। और मेरा तो ख्याल ये है कि हम हो सकता है कि PTI से भी ज़्यादा वोट ले जाते। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, DMG ग्रुप के ज़रिए जो कुछ धांधली करके इन्होंने जो है इलेक्शन जीते हैं, इस तरीके से तो फिर जो है वो हम क्या कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तो खैर है इनके घर का, वो तो जो दिल करता है वो इनकी जो ये कहते हैं वो करता है, उसके अलावा उसके पास और नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ भी धांधली हुई है? जी बिल्कुल हुई है, हम तो कहेंगे इसको, क्योंकि जो बदमाशी है, जो पुलिस ने जो किरदार अदा किया है, जो राव साहब एक तरफ इत्तेहादी भी हैं,
साथ बैठते भी हैं और फिर आप कहते हैं जी धांधली भी हुई है। ये तो कोई बात नहीं है। इत्तेहादी होने का मतलब ये है कि हम हक बात ना कहें। मुझे एक चीज़ बताएं, क्या हम जो अगर गलत काम हो रहा है तो क्या गलत काम को जो है हम हाईलाइट ना करें? नहीं, गलत काम हो रहा है तो फिर साथ छोड़ देना चाहिए भाई। साथ देखें, अब इस हुकूमत को भी तो चलाना है ना, यानी कि जमहूरियत को डीरेल तो नहीं करना। जमहूरियत को चलाने के लिए हमें ये सारे यानी कि अपने आप के ऊपर ये जबर करके यानी कि किया जा रहा है काम, और हमें इस सज़ा इसी चीज़ की मिल रही है कि हम जो है हुकूमत को जो है बचाने के लिए जो काम करेंगे। नून लीग का जो बंदा कभी भी कोई नाम ले ले उसको कभी हिमायत नहीं मिलती पंजाब में। यहाँ पे पीटीआई की बिल्कुल एक उन्होंने अपना एक वोट बैंक बनाया है। उसके बाद जो है वोट बैंक पीपल्स पार्टी का भी अपनी जगह पे मौजूद है, इसका नून लीग का भी मौजूद है। लेकिन अगर नून लीग इस तरीके से समझे कि मैं पूरे का पूरा जो है पंजाब को कैप्चर कर लूँ, तो ये कैप्चर नहीं होना, ये तो खाम ख्याली है। यहाँ पे तमाम जमातें जो हैं वो अपना तो राव साहब, आप साल 2024 का जो इलेक्शन है वो भी आप धांधलीज़दा इलेक्शन कहते हैं उसको जी? उसमें भी देखिए, पंजाब में या कहीं पे देख लें, जो मामला थे उसके ऊपर इस तरह चीज़ें होती हैं। और आप तो फिर आपने उसे तस्लीम भी किया, साथ बैठे भी, फिर वही बात है। अभी आपने एक बात की थी कि आपने इलेक्शन का बाइकाट क्यों नहीं किया। अभी आपने एक बात की थी, अगर इलेक्शन का बाइकाट का सबसे बड़ा नुकसान ना 85 में गैर जमाती इलेक्शन जब हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने उसको बाइकाट किया था, और उसका नुकसान आज तक पीपल्स पार्टी भुगत रही है। चाहे धांधली हो, चाहे बदमाशी हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी जमात को कभी भी बाइकाट नहीं करना चाहिए। अगर वो बाइकाट करेगी और इलेक्शन से वो बाहर निकलेगी तो वो अपना नुकसान करेगी। उसको अपना हमेशा हाँ, ये पता हो कि वन साइडेड धांधली होनी है, फिर भी वन बाइकाट साइडेड भी हो, उसको अंदर रह के जो है अपना खेल जो है खेलना चाहिए। बाद में उसको जो है वो सारे जो उसको अच्छा, जैसे पीटीआई ने गलती की कि बार बार जो है वो पंजाब असम्बली को छोड़ा, नेशनल असम्बली को छोड़ा। या आपको याद होगा एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि पीपल्स पार्टी की जो है पीटीआई की सबसे बड़ी गलती ये है कि जब इनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ था ना, तो इनको जो है उस वक्त हुकूमत से उससे असम्बली से बाहर नहीं आना चाहिए था। असम्बली में रह के अपना भी जो है हज़्ब इख्तिलाफ का बिल्कुल ठीक है, अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उस्मा कारदार साहब, अब तो आपके ऊपर ये भी आपके साथी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उनका वोट बैंक पंजाब में इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि उसके आपके गुनाहों की सज़ा उनको मिल रही है। देखिए, हम अपने इत्तेहादियों की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादी ये भी जहन में रखें कि अगर हमारा साथ ना होता तो आसिफ ज़रदारी सदर ना होते, अगर हमारा साथ ना होता तो बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत भी ना होती, अगर हमारा साथ ना होता पंजाब में गवर्नर भी इनका ना होता, अगर हमारा साथ ना होता आज बिलावल साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट ना कर रहे होते। तो देखिए, ताली दोनों हाथों से बचती है। ठीक है, इनका दिल दुखा हुआ है, इनको वोट नहीं पड़े, उसके लिए काविश करते रहें। हम तो दुआ गो हैं इनके लिए कि अगली इलेक्शन में शायद इनको 1000-2000 और वोट पड़ जाएं। तो बाकी इस तरह की बातें करने से जो है फिर इनको समझ जो है लोगों को आ जाती है कि ये मामला जो है कुछ और है। देखिए, अली गिलानी साहब हैं, वो इस वक्त जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके चेयरमैन हैं। तो ये सारी बातें ज़हन में रखनी चाहिए। तो सारे मैं इसमें छोटी जी सी बात कर दूं जी। मेरी बहन ने भी कहा कि हमारा साथ ना होता तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ना होते और ये गवर्नर पंजाब गवर्नर ना होते। मैं पहले कि जरदारी साहब सदर पहले बने थे कि वज़ीर आज़म पहले बना था, पहले ये मुझे सवाल का जवाब दे दें। पहले अगर हमारा साथ ना होता तो यहाँ पे वज़ीर आज़म ना बनता, यहाँ पे अगर हमारा साथ ना होता तो यहाँ पे वज़ीर आला ना बनती। तो अगर हमारा साथ ना होता, इसी को कहते हैं ना, इत्तेहाद इसी को कहते हैं। आपने हम पे एहसान नहीं किया, हमने एहसान किया। पहले आपको बनाया, यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। तो राव साहब, इसका मतलब है कि नून लीग को पीपल्स पार्टी को जरूरत है। आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप जाएं, आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लें, हमें तो कोई एतराज नहीं है। देखिए, ये जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें आप हमें नहीं सिखाएंगे कि हमने किसके साथ जाके इत्तेहाद करना। अगर आपने किया तो फिर उसको निभाएं। हम निभा रहे हैं ना, आप निभाएं और ऐसी निभा तो बातें पूरा ना करें ना। तमाम खराबियों के बावजूद निभा रहे हैं, तमाम ऐसी खराबियों के बावजूद निभा रहे हैं। नहीं, ऐसी बातें ना करें जो गैर असूली होती है। देखिए, मैं तमाम खराबियों के बावजूद इलेक्शन एक तरफ है, लेकिन इत्तेहाद में जो पूरा मामला हुआ है
वो दोनों पार्टीज फिर को आपको ये बात करने से मुश्तरका पहले एक सोचना चाहिए था ना, मुश्तरका ये बात लाए आपने अमल की। के जरिए ये सारा हुकूमत बनी है, तो आई थिंक इसको आप ऑनर करें। नहीं, हम ऑनर कर रहे हैं तो हम जो नुकसान उठा रहे हैं ना, हम तो ऑनर कर रहे हैं और करेंगे नहीं, आइंदा फिर भी। ये आपने जो फायदा उठाया है फायदा उसको भी एक्सेप्ट और करें, फायदा उसको भी एक्सेप्ट पहले हमने आपको फायदा दिया है, डजंट मैटर, पहले वो फायदा आपने अगर दिया है। दिया है तो हमसे आपने तमा- लिया भी है, तो इत्तेहाद तो इसी को कहते हैं ना, आप सारा इत्तेहाद तो इसी को कहते हैं। तमाम एग्जीक्यूटिव सीट्स आपके पास हैं, तमाम आपके powers पास आपके सारी पास हैं। सेफ सीट्स हैं, हमारे पास तो सारी सिर्फ सेफ सीट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना होते हैं हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशनल सीट सारी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पास हमारे है। पास, जिसका कुछ जिसमें सबसे बड़ी तो सदर की सीट है आपके बिल्कुल ऐसा ही है। बारा साहब ने हाथ खड़ा किया। बारा साहब, आप ये बताइएगा कि आप जब भी पाकिस्तान पीटीआई की बात कर लें, जब ये इलेक्शन हारती है तो ये वावेला शुरू कर देती है जी, धांधली धांधली धांधली। जब आप जीत जाते हैं तो कहते हैं जी बिल्कुल इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। ये क्या बात है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम इस वक्त आवाम हमें देख रही है, और मैं समझता हूँ कि मेरी जो बात मैं करने वाला था उसका टोटल निचोड़ मेरे पैनल के दोनों जो मेरे साथ बैठे हैं दोस्त, इन्होंने क्लियर कर दिया कि आवाम ये समझ जाए कि ये जो लूट का माल है, ये दोनों वो पार्टियां हैं कि जिन्होंने एक दूसरे को लाड़काना, कराची, लाहौर और पेशावर की सड़कों पे घसीटना था। आज देखें लूट के माल के ऊपर किस तरह आपस में इकट्ठे हुए हैं, और वो बता भी रहे हैं कि जी हमने इसके बदले में उनको प्राइम मिनिस्टर दिया, और वो फरमा रही हैं कि जी हमने और इसके बदले में इनको प्रेसिडेंट का जो वोट दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इस आवाम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। पिछले 40 साल से तो इन्होंने ये हरकतें कर ली, जो कुछ भी होते हैं। आपके दौर में भी सियासी जमातों के साथ तहाद तो होते होंगे। देखे ये इत्तेहाद तो होते हैं कि चलो कम अज कम आपके पास जो रियल मैंडेट हो तो उसके ऊपर तो इत्तेहाद हो जाए। ये तो सारे का सारा लूट का माल था कि नून लीग के पास टोटल 16 से 17 सीटें थी। इनको जो जनाब ये जितनी सीटें दिलवा दी गई, पीपल पार्टी के पास कितनी सीटें थी, एमक्यूएम जो है थी, बाप पार्टी थी, ये सारे के सारे वो लोग थे जो 3-3, 4-4 सीटें जीते थे। उन सब को पीटीआई की सीटें छीन कर दे दी गई, और उसके बाद ये सारे का सारा जो माल था इसमें किसी को गवर्नरशिप ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, नहीं मिला तो आवाम को कुछ नहीं मिला। आज भी आवाम ख्वार हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिस रही है और इनको बद्दुआएं दे रही है। और जिस जगह पे जो भी मौका आता है, आप देखें कि 30 मई को जब वहाँ पे जलसा हुआ है 10 का ये समड़ियाल के अंदर, तो उसकी वाज़ेह मिसाल थी कि उस वक़्त पूरे का पूरा हल्का वहाँ पे मौजूद था, और पीटीआई का जो जलसा है और नून लीग का जलसा, उसका कंपैरिजन कर नहीं, क्या जलसों से अंदाजा लगाया जा सकता है? मैं कहता हूँ कि सारी बर्बरियत, ये सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद भी वहाँ पर अवामी जो राय थी वो पीटीआई के हक में थी। बेशक ये कर लें जी। देखें, ये पहले इन्होंने हमारा जो जितना 150 के करीब सीटें छीनी हैं, तो ये और भी एक सीट छीन के देख लें। इनको आवाम की तरफ से स्वाय लानतों के कुछ नहीं मिलना। मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि आज भी ये जिस जगह पे भी जाती हैं वहाँ पे जाके पहले ये कह दिया जाता है कि कोई किसी किस्म का वज़ीर आला के सामने सवाल ना करे। कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे भी इनको मना कर दिया जाता है कि जी कोई सवाल नहीं करना, जो वो फरमा रही हैं वही आपने सुनना है, और ये वाह 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 करनी है। तो ये वाह 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 करवा लें, कितनी देर करवाएंगी। मैं कभी कभी जब वो ये सोशल मीडिया देख रहे होते हैं तो हमारी बहन उस्मा कारदार साहबा का जब वो क्लिप देखते हैं ना कि असेंबली के अंदर जिस तरह ये उठ के तो वो ऐसे आगे हाथ बढ़ाती हैं और जिस तरह वो झिटक के पीछे फेंकती है, और जो जिस तरह ये सारी ये मकबूलियत ये इनकी मकबूलियत है। मेरी जात की तरफ मैं आपको कहता नहीं, बिल्कुल जातियात पर नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ इसमें जातियात वाली कौन सी बात है? जात पे आप बात ना करें, आप अपने इशू पे रहें। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी मकबूलियत वहां पे नजर नहीं आती कि किस तरह अवाम के साथ, अवामी नुमाइंदों के साथ उनका जो रवैया है। अच्छा, वाकई रोक दिया जाता है अगर वज़ीर आला साहब कहीं जाती हैं तो किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होती? जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये उनकी प्रोटोकॉल टीम में शामिल हैं। ये इनकी जो नज़र में वहाँ पे जो इनके ज़माने में होता था, केपी के वो निकलते हैं सीएम तो उनकी आप गाड़ियाँ ज़रा देख लिया करें, कम से कम 30-40 गाड़ियाँ उनके साथ होती हैं। ये हाल है उनके प्रोटोकॉल का। अच्छा, 2018 में जो 72 सीटें जिस पार्टी के पास थी
उसने जनाब हर एक से जनाब ये बाप हो चाहे MQM हो चाहे जो JUI सबसे इल्हाक करके जनाब हुकूमत बना दी। फिर पंजाब में जो सबसे बड़ा डाकू था उसको CM बना दिया। भाई इनके क्या बात है, इनकी क्या कहने हैं। इलेक्शन कमीशन जो है, जब हम 25 लोग डी सीट हुए तो खराजे तहसीन पेश की इसी इलेक्शन कमीशन को, इसी इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और जब अपने खिलाफ कोई डिसीजन आई तो बर्रे भेजने शुरू कर दिए। KP में तो साफ चली, शफाफ चली थी, क्योंकि उधर वहाँ पे इनकी हुकूमत है। हर वो हल्का जिसमें ये जीते हैं वहाँ साफ चली, शफाफ चली। किसी और को तो कोई मैंडेट मिलना ही नहीं चाहिए ना। नवीद 100 इलेक्शंस करा लें, ये तो समझते हैं कि 100% हमारी सीटें। तो अब मुझे ये बताएं इसका क्या इलाज है? इसका यही इलाज है जो इनके साथ हुआ है। और ये जो चोर डाकू का मांत्रा था ना, अब सबके सामने खुल के आ गया कि अपना जो बानी था वो 14 साल कैद भुगत रहा है और 190 मिलियन पाउंड्स के गले का हार बना हुआ है, तोशा खाना उसके गले का हार बना हुआ है। ये सारी बातें जो है ना, और मियां नवाज शरीफ पे हर वक्त ये लोग बातें करते हैं। मुझे ये बताएं कि जब वो सो कॉल्ड गोली लगी थी इनके बानी को और वजीराबाद से वो उन्होंने मेडिको लीगल करना गवारा नहीं किया किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सीधे भागे गए हैं अपने प्राइवेट अस्पताल शौकत खानम में, जबकि आपका कानून ये कहता है कि आपने सरकारी अस्पताल में मेडिकल लीगल करा। ये इनका हाल है अपना, बातें ये दूसरों को करते हैं। तो ये इनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, ना इनकी कोई तंजीम है, ना कोई इनके लिए निकलता है। ये अब जो है किस्सा पारीना हो चुका है। अब ये इनको चाहिए, मैं इनको मशवरा देती हूँ कि आपके पास बतेरी सीटें हैं नेशनल असेंबली में भी और सूबाई असेंबलियों में भी। एक सूबे में आपकी हुकूमत है, आप 4 साल आराम से चिल करें और लोगों की खिदमत करने की कोशिश लेकिन करें। उस्मा कारदार साहब, आपको ऐसा लगता नहीं है कि जो सियासी जमातें खत्म नहीं होती, स्ट्रांग ऑपोजिशन बन के अपना रोल अदा करें? सियासी जमातें खत्म नहीं होती। जैसे नून लीग के ऊपर बुरा टाइम आया, उस वक्त कहा जा रहा था कि नून लीग खत्म होगी, लेकिन आप समझती कि सियासी जमातें कभी खत्म नहीं होती। जमातें जो हैं वो खत्म नहीं हुआ करती हैं, लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना सीखें, पब्लिक इंटरेस्ट में एक स्ट्रांग अपोजिशन बन के उभरें। और अगर हुकूमत पे वो समझती हैं कि हुकूमत कोई गलत चीज़ कर रही है, वो उधर अपना किरदार अदा करें। ये जो सारा वक्त अब प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ 100 दफ़ा तो ऐलान कर चुके हैं जी हम एहतजाज करने जा रहे हैं। अब जब कोई निकलता नहीं है, मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन राव खालिद साहब की तरफ जाते हैं, मुंह की खानी पड़ती है, तो उसके बाद फिर वो रोते पिटते वापस आ जाते हैं कि खुदारा हमें NRO दे दो। बिल्कुल ठीक है। क्या इसका इलाज हो सकता है? राव खालिद साहब बताइएगा कि आजकल जो आपके जो है वो रहनुमा हैं, उनके जो बयानात हैं, क्या हम उससे ये समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में क्या आप जो है वो इत्तेहाद छोड़ सकते हैं? देखिए, इत्तेहाद जो है ना वो हमने किसी ज़ाती मुफाद के लिए तो बनाया नहीं कि हम अपना ज़ाती मुफाद पूरा ना हुआ तो हम इत्तेहाद को छोड़ देंगे। 2018 में जैसे अभी मेरी बहन ने कहा कि PTI ने जो हुकूमत बनाई थी वो भी इत्तेहादियों के साथ ही बनाई थी, अकेले इनके पास भी जो है इतनी वो जो है सीटें नहीं थी कि ये हुकूमत बना सकते। और वो तमाम जो जमातों जिनका नाम लिया है जो इस वक्त भी हुकूमत में हैं, MQM हो गई, बाप हो गई या दूसरी जमातें, ये सारी उस वक्त PTI के साथ थी। तो इत्तेहाद बनना और इत्तेहाद टूटना ये कोई नई बात नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत होना भी जो है ये कोई बुराई की बात नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात मेरी अभी जो है भाई ने की कि जहाँ पे भी जाती हैं वज़ीर आला, अब ये मैं यानी कि इस वक्त स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ मैं वज़ीर आला साहिबा का, लेकिन मैं जनरली एक बात करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी जो है वो वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो, उसने जाना है, उसके लिए प्रोटोकॉल लगेगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी की एक वजह होती है, क्योंकि वो एक मुल्क की एक अहम पर्सनैलिटी होती है। उस पर्सनैलिटी को जो है वो सिक्योर करना इदारों का एक ड्यूटी होती है, वहाँ पे चेक करना सारी चीज़ें, ये बड़ी अहम जो है ज़िम्मेदारी होती है। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए किसी के साथ भी, चाहे वो KPK के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, या हमारे वज़ीर आज़म साहब हों या सदर पाकिस्तान हो, तो ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई तबाहकुन होगा। इसलिए इसके ऊपर एतराज़ करना मैं समझता हूँ ये तो लेकिन लूट सेल के ऊपर तो आपको जवाब नहीं दे रहे, आपने उन्होंने आपके ऊपर कड़ी तनकीद की है दोनों के ऊपर। मैं एग्री करूंगी, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ब्लू बुक होती है और उसके मुताबिक ये प्रोटोकॉल किसी भी हुकूमत में कोई भी PM आए, CM आए, सदर आए, उन सबको ये प्रोटोकॉल मिलता है।
और मिलना और भी चाहिए। सिक्योरिटी की वजह से और मिलता मिलनी है। भी चाहिए, और क्योंकि मिलना जो भी हम- चाहिए। जो हमारे मुल्क मिलना में- भी चाहिए। लूट सेल की जो उन्होंने बात की है बारा साहब अब ने, मैं क्या कहूँ जी, वो देखे वो कहते ना यार छाछ तो बोले ही बोले, छान ने भी बोल दिया तो की करिए हुण इन्ने इल्जामात उन्होंने उत्ते लगे ने, यानी इतनी ज़्यादा इल्जामात हैं उनके ऊपर अपने करप्शन के। अब वो दूसरों के ऊपर लूट सेल और दूसरी चीज़ें बात करें, हम क्या कह सकते हैं अब इसके ऊपर। अब मैं तो इसके ऊपर बारा साहब का, मेरे भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, और ताल्लुक भी बड़ा अच्छा है, तो मैं कहूँगा कि चले इनको इस तरफ से थोड़ा सा मैं रिलीफ दे ही दूँ, बेहतर होगा। अच्छा जी, अभी लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं बारा साहब, फिर आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन समड़ियाल के अंदर जो हुआ, जिसमें नून लीग ने बरतरी हासिल की, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। मलिक एजाज साहब, बारा साहब से पूछते, बारा साहब बताइएगा क्या कहेंगे इसके ऊपर। देखिए जी, वो तो बात चल रही थी अभी जो आई है कि जी हमारे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब जो इस वक्त एक नाम नहाद केस के अंदर कि 190 मिलियन पाउंड, मैं इनसे पूछता हूँ वो 190 मिलियन पाउंड इस वक्त किसके अकाउंट में है? इसका जवाब आप ले लें कि वो तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर, जो नाम नहाद हैं, वो ले रहे हैं कि जी ये हमें दे दें, इससे हमने कोई दानिश स्कूल, दानिश यूनिवर्सिटी को बनानी है। देखिए ये इस तरह आप आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये वो दौर ख़त्म हो गया है कि जो अखबार में खबर छपती थी फिर उसके बाद वो उसकी तस्दीक होनी होती थी। आज जदीद दौर है, आज एक एक बच्चा हर कोई जानता है। मलिक रियाज ने जुर्माना जमा कराना था सुप्रीम कोर्ट में, ये वो अकाउंट था और उनका जनाब सो कॉल्ड जुर्माना जमा हो गया है वहाँ वो पे। कहाँ पैसा इस वक्त कहाँ पे है, नहीं किसके तो पास है फिर? वो यानी माल वो अकाउंट जुर्माने का था। जिसका आपको आपकी इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए जरा। जिसका ये वो जिसका अकाउंट नहीं इल्जाम था कि जो लगाया आप जा स्टेट रहा बैंक में है, पैसे भेज जिसका रहे हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो पीटीआई के सरबराह ने वो माल जो है उसकी सजा अरे इस भाई वक्त जो उसकी दी गई है जगह ना, 450 कनाल जमीन अलकादर ट्रस्ट की किसने ली थी? वो मैंने अच्छा, तो ली वो थी या नवीद मुझे साहब ने ये तो बता नहीं ली दें, थी? पहले वो तो रिश्वत उस्मा वो कारदार साहब रिश्वत से थी। पैसे इस वक्त कहाँ पड़े हैं वो आप साहब? बात हाँ, वो रिश्वत थी। पैसे पूछ लें जी वो कहाँ है, और वो जमीन किसके नाम पे है? वो बानी पीटीआई के नाम पे है जनाब, और उनकी बेगम के नाम और वो पे, उन्हीं दोनों के नाम वो पे है। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई जो कि भी जिसके बनाई अंदर गई, मुझे और जो आपको क्यों नहीं 450 कनाल इंसानियत- जमीन मिली? मोहसिन इंसानियत, हमें क्यों नहीं मिली हज़रत 450 मोहम्मद कनाल मुस्तफ़ा जमीन? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अरे छोड़े आप, रहने दें। PhD करवाने उन्होंने के ये नहीं लिए, कहा कि आप और वो रिश्वत- यूनिवर्सिटी भी आप आज रिश्वत लेके तो वो पहली बात जमीन तो ये है लेके कि तो ये इनको- वाली यूनिवर्सिटी ये बना ले। खातून ये एक-एक खातून करके है, बात मैं कर इनकी लें, बात एक-एक में कभी करके। भी नहीं बोला, और ये खामखा दरमियान में शुरू हो जाती है। एक-एक करके बात करें। मसला ये है कि वो यूनिवर्सिटी भी आज पंजाब गवर्नमेंट के हवाले है। तो ये सारी चीज़ें देख लें कि कौन इस मुल्क के अंदर डिलीवर करना चाह रहा था, कौन इस मुल्क की तकदीर को बदलना चाह रहा था। अब देखें कि टोटल जितना भी बानी पीटीआई ने काम किया है उसके अंदर देख लें कि जो भी कुछ किया है वो सारे का सारा सामने है और अवाम उसको देख रही है। ये कहती हैं कि जी वो उसके ऊपर जी ज़मीन ली गई रिश्वत के तौर पे। मैं कहता हूँ 190 मिलियन पाउंड किसके पास हैं? वो आप उसके पहले ये वो बताएं अच्छा, कि इसके ऊपर पूछ लेते हैं। फराह पूछ गोगी लेते जो हैं। अरबा उस्मा रुपए कारदार लेके साहब, भागी ये हुई पैसे है, आप इस वक्त वो किस अकाउंट में इश्तिहारी पड़े हुए हैं? वापस क्यों नहीं आती? क्यों जाके दुबई में छुपी हुई है? क्यों गुजर जाके दुबई में छुपा? किधर है वो शहजाद अकबर? सारा दिन हमें वो लेक्चर देता था, उस्मा कारदार साहब, ब्रॉडशीट के सवाल पैसे ले लेके लें। गायब हो गए, सवाल ले लें। हर मैंने- एक करप्शन में डूबा हुआ। ये इस वक्त पैसे उस्मा कारदार साहब कहाँ पड़े हुए हैं, ये पैसे जो सारे हैं? भाई ये आपके अगर वो जुर्माने के पैसे थे तो ये उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो मुनासिब समझेंगे उन्होंने वहां पे आगे दिए होंगे पैसे, क्योंकि ये मलिक नहीं, रियाज का हुकूमत के जुर्माना हवाले किए था। गए हैं ये शायद। जुर्माना था जो उन्होंने देना था, वो वापस आया था यहाँ पे। हुकूमत को मिल चुके हैं जी वो पैसे, ये क्लियर हो गया है। अब वो बेजा वो उसमें मलिक इसमें रियाज से रिश्वत लेके 450 कनाल जमीन की, तो वो जो जुर्माना था, वो जो आना था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी से जो पैसे आए थे, वो उसकी मद में वहां पे जो है, इसीलिए वो मैं बाद ये में तो पापा पूछ रहा सवाल हूँ, तो पैसा ये है कहाँ कि है? अगर ये पैसा पैसे इसीलिए इस बाद में वक्त पापा कैबिनेट में आया। पैसा हुकूमती कहाँ कोर्ट है? में आ गए हैं, यहाँ इससे कोई ना कोई प्रोजेक्ट या मनसूबा बनाया जाएगा, तो इससे क्या साबित होता है कि इन पैसों को बानी पीटीआई ने यूज़ करना था या उनकी इस तरह कोई नीयत सामने, इस तरह इससे साबित होता है क्या चीज़? यही कि जो पैसे अभी 190 मिलियन पाउंड
क्या उन्होंने ये पैसे अब अकाउंट में आ चुके हैं हुकूमती अकाउंट में, और जो है वो इसके ऊपर आप समझते हैं कि क्या जब ये पैसे इस्तेमाल नहीं हुए कहीं उन्होंने अपनी ज़ाती पर्सनल लाइफ के लिए, तो फिर कैसे ये हो सकता है कि उनके लेकिन ऊपर ये इल्ज़ाम? तो देखें, ये कोर्ट ने जुर्माना उन पे लगाया था, ये ब्रिटिश कोर्ट की तरफ से ये जुर्माना लगा हुआ है, क्योंकि वहां पे वो मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में था सारा। आप ये सारे कानूनी नुक्ते हैं, इनको आप हालांकि हमारी अदालतें जो हैं वो नहीं, ऐसे पैसे ही फिर कहाँ ऐसे आते ही हैं? मुंह चुप के कानूनी उठा क्या था के- इसका तरीकेकार? कानूनी तो तरीकेकार क्या आप ये केस स्टडी करें जाके, ये केस स्टडी करें जाके, आपको पता चल जाएगा कि बीच में क्या है। ये करप्शन से अटी हुई ये सारी कहानी है। आप वो जो ठीक है। 5 कैरेट वाले हीरे भूल गए? राव साहब आप बता दें, आप कोई कानूनी तरीकेकार क्या था इसका, पैसे आप इसको क्या समझते हैं आप? लेकिन अब पैसे हुकूमत के पास है और अदालत में मौजूद हैं। पीटीआई ये कह रही है, हुकूमत कह रही है, ये तो अभी फैसला इन्हें आपस में करने दें। हम इलेक्शन के ऊपर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि करप्शन में तो जो है ना, हम या माशाल्लाह ही है दोनों से जमातें, और ख़ास तौर पे पीटीआई के बारे में अब क्या कह सकते हैं। इसलिए करप्शन के जितने भी इल्ज़ाम जो है ना, उनके ऊपर बात करना इस वक्त तो जो है ना, बस अल्लाह ही माफ़ी दे दे हमें सब। नहीं, बात तो करनी चाहिए, हमें हाईलाइट करना चाहिए। देखिए, क्या करें? जो क्या करें? जो मुझे बताएं। बोगस केसेस इन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे और मरियम नवाज साहिबा वगैरह पे बुलाए, वो सारे बाइज्जत तौर पे अदालतों से बरी हुए हैं। वो खुद नहीं उन्होंने कहा कि जी हम ये कोई एक चीज नहीं किसी चीज को साबित कर सके। जी मैं बिल्कुल आपकी और बात, ये अदालतों ये भी जाएं, कल बरी होके तो बाहर निकलें, हमें तो कोई इतराज नहीं है, अपने आप को क्लियर कराएं अदालतों से, बाहर निकल आएं। आपकी बात के साथ इत्तेफाक करते हैं जी। आपने देखें 11 साल, ये 12 साल जो है जरदारी साहब को भी अंदर रखा, और उनके ऊपर भी आप लोगों ने देख लें। इतने मुकदमात जो है नून लीग ने बनाए थे ना, जितने भी मुकदमात वो तो पीटीआई नहीं थी, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुकदमात से बाइज्जत बरी हुए। और उसके बाद जैसे अभी नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रही हैं, तो ठीक है, कल नहीं, राव साहब आप समझते हैं कि बानी पीटीआई के ऊपर भी ये क्या सियासी मुकदमा है? देखिए मैं ये बात, क्योंकि आप अपने लीडर की तो बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक सियासी जमात है, आप इसको क्या समझते मैं हैं? इसमें हमेशा ये कहता हूँ कि किसी भी जमात के लीडर के ऊपर अगर आप सियासी जो है वो मुकदमा बनाएंगे, तो उसका जो है हाल बाद में जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के मुकदमों की तरह होता है कि उनको बाद में बाइज्जत बरी करना पड़ता है। अब ये देखिए, फैसला करना होता है अदालतों ने। ये फैसला मैंने और आपने यहाँ पे टीवी शोज में बैठ के नहीं करना। अदालतों में केस उनका चल रहा है। नवाज शरीफ नहीं, साहब वो को- भी आपका जवाब बनता है, मैं- आपसे सवाल है कि अदालतें फिर फैसला मैं करें। बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को और जरदारी वो भी साहब आपका को- शोबा है। नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब को भी जो है रिलीफ मिला था, तो अदालतों से मिला था, उनको किसी हुकूमत ने नहीं छोड़ा था। इसी तरह इनके अगर मुकदमात जो है वो सियासी हैं, इनके ऊपर करप्शन नहीं, गलत आप इल्जाम हैं, तो ये अपने आप लायर भी हैं, लेकिन मैं यही पूछना मैं- चाहता हूँ कि आपने केस स्टडी किया, मैं आप वही तो इसको बता रहा शायद हूँ, उस तरह अगर नहीं ये समझ अदालतों सकते। में साबित कर दें कि हमारे ऊपर ये गलत केस है, तो अदालतें इनको रिलीफ देंगी, क्यों नहीं देंगी इसको? ठीक है ना। अदालतें जो है बनी पाकिस्तान की इसीलिए हैं कि वो जो है मुलजिम को गलत जो है किसी के ऊपर मुकदमात बन गए तो उनको गलत तरीके से उन्हें जेल में नहीं डालना। इनको ऑलरेडी इतना रिलीफ मिला हुआ है। वो साइफर के केस में नहीं रिलीफ मिला, इद्दत के केस में नहीं रिलीफ मिला, इनको तो पहले ही अदालतों ने इतना रिलीफ दिया हुआ कुछ है। केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर तो बात करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन अदालतों के फैसले हैं ना, वो तो नहीं, एक्सेप्ट करने हैं आपने। अदालतें फिर उसके ऊपर जो है ना एक्शन भी तो लेती है ना, और लेना भी चाहिए। और मैं बाला साहब, आपको तो फिर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है यहाँ पर, जो कितने मैं केसेस उम्मीद निर्माण- करता हूँ, देखिए जी- मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की कि इंशाल्लाह ताला इनको भी, अगर इनके ऊपर भी यानी सियासी बस टाइम मुकदमा थोड़ा नहीं- बाला साहब बता दीजिए रिलीफ इसके ऊपर। ये है कि जी आज तक उसकी अपील जो है ना वो पेंडिंग पड़ी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाली, और उसमें जो है वहाँ के चीफ जस्टिस, आपको पता है जिस तरह ट्रांसफ़र करके यहाँ से लाहौर से स्पेशल इमरान खान के केसेस को स्लोली चलाने के लिए, और जिसमें उनको टोटली जो मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ पे भेजा गया है, कि किस तरह की कौन सी अदालतों की बात करते हैं। जब ये 26 एनी तरमीम आ गई है, उसके बाद तो टोटल चीफ जस्टिस भी अब आज जिस भी जो है ना अदालत ने डिस्पोजल पर साइफर है, केस में उनको छोड़ा, वो और भी वो गलत ये थी। सारी की सारी जो जिसने जितना भी तोशाखाना वन में बहुत- छोड़ा, वो भी बहुत गलत शुक्रिया। थी। टाइम- यानी टाइम- वो भी अदालत मैं कह रहा हो हूँ चुका मैं है। कह रहा हूँ कि जी आप ये सारी चीजें बहुत- 190 बहुत शुक्रिया मिलियन जगीर पाउंड साहब, का बारा जवाब साहब। दे दें कि पैसे आपके पास हैं
और सजा किसी बंदे को फिर दी जा बात रही है। करेंगे। जगीर हसन बारा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पीपी बावन सियालकोट समरियाड़ के इलेक्शन के ऊपर बात की है। इसके ऊपर जो है वो नून लीग कहती है कि उनकी अवामी मकबूलियत का ये वाज़ेह सबूत है, उन्होंने काम किए। और दूसरी जानब उनकी इत्तेहादी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी जो इसके ऊपर जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया गया और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया। बहरहाल फैसला आपने करना। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।